Hello. Okay, hi everybody. Welcome to the class. I really hope that you people are fine, doing good, and a very warm welcome to Unacademy. कैसे हैं आप सब? I really hope कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे. And आज I am here with part 3 of Rise of Nationalism in Europe. आज मैं पक्का इस पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करा दूंगी. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का मैंने 3 पार्ट्स में आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा. 2 पार्ट्स ऑलरेडी इस चैप्टर के आ चुके हैं और आज ये 3rd पार्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का. प्लीज मेक श्योर इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्लीज मेक श्योर कि आपने पिछले 2 पार्ट्स अच्छे से देख रखे हैं, जहां पे मैंने आपको हर चीज बहुत डिटेल में कराई है. ठीक है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू पीपल इन डिटेल, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल आर वाचिंग दोज. इफ यू हैव मिस्ड एनी, आप लोग जरूर 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 देखिएगा. एंड आज हम पार्ट 3 ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करेंगे. अपना कमेंट सेक्शन में ना जरूर मुझे बताइएगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द एमसीक्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे इस चैप्टर के बाद, इसके एमसीक्यूज भी अपन लोग करेंगे. तो अगर आपको वो वाला वीडियो भी चाहिए या अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो चाहिए आपको, तो वो भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं सेशन को. मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं. और जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं करा है, गो वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 राइट अवे गाइज. अब भी जाओ, अब भी जाके देखो. ठीक है जी. सो इसके अंदर हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग डिस्कस करी थी पार्ट 1 के अंदर. पेंटिंग पे ना इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, मैंने आपको बताया था. 4 में से एक पेंटिंग ऐसी है जिसके ऊपर पूरा ब्रीफ आपको मैंने बताया है, वही आएगा आपको. ये डेफिनेटली आपको इस क्लास 10th का ये फेवरेट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग. तो वो जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा. एंड इसके साथ साथ मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया कि फ्रांस के अंदर लोग कैसे रेवोल्यूशनाइज होने की उन्होंने बात करी. ये ट्राई कलर फ्लैग कैसे बना. फिर उसके बाद नेपोलियन रूल आ गया फ्रांस में, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी. फिर उसके बाद हम लोग आए और हम लोगों ने ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करी. वी टॉक्ड अबाउट यूनाइटेड किंगडम. हम लोगों ने बात करी कि भैया कैसे यूनाइटेड किंगडम में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक न्यू मिडिल क्लास फॉर्म हुई. सिर्फ अब पीजेंट्स और रिच अपर क्लास एलीट ही नहीं थे, हम मिडिल क्लास पीपल भी थे जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और प्रोफेशनल्स थे. अलोंग विद दैट यहाँ पे वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है. लिबरलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड लिबरलिज्म ये कहां से डिराइव हुआ, लैटिन से हुआ. लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री होता है. ये सब कुछ मैं पिछली क्लास में डिटेल में करा चुकी हूँ. उसके बाद हमने ज़ोल्वेरियन के बारे में डिस्कस किया. ज़ोल्वेरियन 1834 के अंदर एक यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ोल्वेरियन, जिसके अंदर प्रशिया एज अ कंट्री और जर्मनी की काफी सारी स्टेट्स थी. इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 पैरामीटर्स के ऊपर बात करी. इन्होंने एक तो आपस में ज़ोल्वेरियन ने आपस में फ्री ट्रेड किया, फ्री ट्रेड का अनाउंसमेंट कर दिया. और दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, इन्होंने 30 करेंसीज को 2 करेंसीज में सीमित रखा. तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई. उसके बाद हमने मतलब ये सब कुछ पार्ट 1 में हुआ था और यहां से पार्ट 2 में मैंने कराना शुरू किया था. पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में मैंने आपको कंजर्वेटिज्म एज अ फिनोमेना बताया. मैंने आपको बताया कि जो सरकार थी यूरोप की 1815 में, उन लोगों ने कंजर्वेटिज्म का झंडा लहराना शुरू कर दिया. उन लोगों ने कहा कि भैया हम लोग तो कंजर्वेटिज्म में ही मानेंगे. उन लोगों ने कंजर्वेटिज्म को प्रिजर्व करने की कोशिश करी, प्रिजर्व करने की बात करी, मोनार्की को, चर्च को और सोशल हायरार्कीज को इंपॉर्टेंस देने की बात करी. और ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट लीडर थे, उन लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया. उन लोगों ने कहा कि ये नए कंजर्वेटिव किस लिए है भैया. इन लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए देश के अंदर, चर्च और मोनार्की नहीं होनी चाहिए. तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने रेवोल्यूशनरीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से जो मेजर रेवोल्यूशनरी थे वो थे इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिसका नाम था ग्यूसेप्पे मसीनी. जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने बड़ी सारी 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी. सबसे पहली थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस. और इन्होंने नेशनलिज्म कंजर्वेटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी. बेसिकली एज ऑफ रेवोल्यूशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया. मैंने आपको पिछली क्लास में इस पेज पे 5 रेवोल्यूशंस है, वो सारी गिनवाई थी पिछली क्लास में. तो अगर आपने नहीं देखी तो पूरी वीडियो देखो. फिर मैंने आपको बताया कि यार कंट्री इकोनॉमिकली सफर कर रही थी, कंट्री पॉलिटिकली सफर कर रही थी, मतलब कंट्री इन द सेंस यूरोप.
यूरोप पॉलिटिकली सफर कर रहा था, मतलब कि लोगों के पास राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओन्ड मेन के पास राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन था, तो पॉलिटिकली देश सफर कर रहा था। उसके बाद कल्चरली भी देश सफर कर रहा था। क्यों कल्चरली देश सफर कर रहा था? बिकॉज कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करी जा रही थी, ठीक है जी। और उसके बाद इकोनॉमिकली भी देश ने सफर करना शुरू करा, मतलब कि देश के अंदर काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ये जो लिबरल्स थे ना, इन्होंने कैसे अपना रेवोल्यूशन लाया, मतलब ये लोग कैसे क्रांति लेके आए, हाउ वर दे सक्सेसफुल। सो 1848 में क्या हुआ? अ रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो जिनके पास जॉब्स थी, जो प्रोफेशनल्स थे, जो बड़ी बड़ी डिग्रीज होल्ड करते थे या छोटी मोटी डिग्रीज भी ओन करते थे, वो सारे लोगों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करी, मतलब एक क्रांति लाने की कोशिश करी 1948 के अंदर। उन्होंने कहा कि भैया ये कंजर्वेटिज्म हटा दो, अब डेमोक्रेसी लेके आओ, अब फ्रीडम लेके आओ। दे फॉट फॉर फ्रीडम, दे वर अगेंस्ट मोनार्की, दे वर अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम। So men and women of the liberal middle class demanded creation of a nation state. इन्होंने कहा कि कंजर्वेटिज्म को हटाइए और एक नेशन स्टेट फॉर्म कीजिए। जितने भी मेन और वुमेन थे मिडिल क्लास के, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि एक नेशन स्टेट फॉर्म कीजिए ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, मतलब एक पार्लियामेंट बनाओ, सबकी सहमति हो एंड सब लोग जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, जिसका और एक नेशन स्टेट बनाओ जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम हो सबके पास, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। तो ये डिमांड्स थी लिबरल्स की। लिबरल्स की डिमांड सब लोगों को समझ में आ गई? एनीबॉडी हूज हैविंग एनी डाउट? लिबरल्स ने 1948 में मेन एंड वुमेन, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास मेन एंड वुमेन थे, उन लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी कि भैया हमको क्या चाहिए? हमको फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स उनकी थी। A large number of political associations came together in the Frankfurt to vote for an all German National Assembly. लोग इकट्ठा हो गए, देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, बड़ी सारी एसोसिएशंस हैं जो इकट्ठा हो गई फ्रैंकफर्ट पे। फ्रैंकफर्ट इज अ प्लेस, वहां पे इकट्ठा हो गई और उन्होंने क्या डिमांड करनी शुरू करी? दे वोटेड फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने कहा कि एक नेशनल असेंबली बनाओ, जैसे आज हमारी कंट्री में है ना, एक पार्लियामेंट है, लोग बैठते हैं, वोट करते हैं, सबकी सहमति से वोट होता है, सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात करी जाती है, उनके राइट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे वहां पे डिमांड करी गई उस चीज की, ठीक है जी। ऑन 18 मई 1848 831, ये जो जर्मन नेशनल असेंबली है, इसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया और इन्होंने मार्च किया टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो जो फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट था, वहां पे ये 831 लोग जो इलेक्ट हुए थे बाय द पीपल ओनली, और द पीपल जो डेमोक्रेसी चाहते थे या वो लोग जो कंजर्वेटिज्म बिल्कुल नहीं चाहते थे, उन लोगों ने मिलके ये 831 लोगों को इलेक्ट किया और ये 831 लोगों ने मार्च करी टुवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कि हम तो अपनी जगह लेके रहेंगे क्योंकि हम इलेक्टेड है, हमें लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक है। एंड कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और सेंट पॉल के चर्च में उन लोगों ने कन्वीन कर लिया, मतलब अपना हिस्सा जमा लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हो गई एंड वाज हेडेड बाय मोनार्की। और भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया कि मोनार्क कंट्री को गवर्न करेगा, बट कंट्री को मोनार्क किस अकॉर्डिंगली गवर्न करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्न करेगा, ठीक है। मोनार्क कंट्री को गवर्न जरूर करेगा बट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्न करेगा, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। मतलब मोनार्क होगा लेकिन मोनार्क पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। द क्राउन वाज ऑफर्ड टू फेडरिक, और ये जो क्राउन है ना, मोनार्क का क्राउन, वो ऑफर किया गया फेडरिक विल्हेम को, फेडरिक विल्हेम फोर्थ को ऑफर किया गया, जो किंग ऑफ प्रशिया थे, कि भैया आओ और मोनार्क की गद्दी संभाल लो, ठीक है जी। बट ही रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया मैं इन झमेलों में नहीं पड़ूंगा, मैं 831 लोग, मतलब बेसिक यार मैं अगर आपको समझाऊं अगर क्या हुआ ऑनेस्टली, तो 1848 में जितने भी मिडिल क्लास मेन और वुमेन थे उन लोगों ने मार्च करी और उन लोगों ने डिमांड करने की कोशिश करी। किस चीज की डिमांड करी? उन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दो, हमें कंजर्वेटिज्म वगैरह नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस दो और हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दो। तो इन लोगों, जब सरकार ने इनकी नहीं मानी तो इन्होंने एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी
और ये बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फ्रैंकफर्ट में वोट करने चली गई, मतलब लोग जो हैं वो फ्रैंकफर्ट में वोट करने चले गए और 831 लोगों को इलेक्ट भी कर लिया इन लोगों ने। और जो 831 लोग हैं, नाउ दे मार्च टुवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। नाउ ये 831 लोगों ने मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टुवर्ड्स, ठीक है। तो इन लोगों ने मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टुवर्ड्स एंड कन्वीन इन द चर्च, और कन्वीन करने की कोशिश करी सेंट पॉल चर्च को। इन्हीं लोगों ने 831 लोगों ने बोला कि भैया मोनार्क होगा, बट मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या पार्लियामेंट के मुताबिक चलेगा। और ये मोनार्क की पोजीशन इन लोगों ने ऑफर करी फ्रेडरिक विल्हेम को, फ्रेडरिक विल्हेम IV, जो प्रशिया के किंग थे, ठीक है। बट इन्होंने रिजेक्ट कर दी ये ऑफर। फ्रेडरिक विल्हेम ने कहा कि भैया मैं ये ऑफर नहीं लेता। इनफैक्ट फ्रेडरिक विल्हेम ने क्या किया, फ्रेडरिक विल्हेम ने जो है ज्वाइन कर ली कंजर्वेटिव पीपल को, ठीक है। रिजेक्टेड दी ऑफर एंड जॉइन दी अदर मोनार्क्स, और ऑपोजिट पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर दिया फ्रेडरिक विल्हेम ने ऑफ द इलेक्टेड असेंबली, ऑपोजिट मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट, ठीक है। तो मिडिल क्लास ने जो है पार्लियामेंट को डोमिनेट किया, और विमेन जिनको पहले तो इन लोगों ने राइट टू वोट ही नहीं दिया, कुछ समझते ही नहीं थे औरतों को, उन विमेन ने लिबरल मूवमेंट इनिशिएट करी। उन्होंने कहा कि भैया हम लिबरल मूवमेंट को इनिशिएट करेंगे। वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, औरतों ने अपना खुद का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स फाउंड करे एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स। इसका मतलब कि वुमेन का भी एम्पावरमेंट हो रहा था, औरतों की भी सुनी जा रही थी, या औरतें अपनी सुनाने की कोशिश कर रही थी। सो इवेंचुअली वुमेन ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करी, न्यूज़पेपर्स फॉर्म करे, पॉलिटिकल मीटिंग्स रखी, डिमॉन्स्ट्रेशंस मतलब क्या, प्रोटेस्ट वगैरह करे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई, बट दे वर स्टिल डिनाइड सफरेज राइट्स। उन्होंने जब डिमांड किया कि हमें राइट टू वोट दो, हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए, हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो औरतों के इन राइट्स को रिपीटेडली डिनाई किया गया। बट दे वर स्टिल डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन असेंबली। उनको इलेक्शन का मौका नहीं मिला, विमेन को इलेक्शन का मौका नहीं मिला। जब ये 831 लोग इलेक्ट हुए तो विमेन को इलेक्शन का मौका नहीं मिला तब भी। क्लियर है सब लोगों को? सो दिस इज व्हाट दैट एक्चुअली हैपेंड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में बात करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट मेकिंग ऑफ फ्रांस, वी टॉक्ड अबाउट मेकिंग ऑफ ब्रिटेन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली और जर्मनी कैसे फ्रेम हुए, पहले जर्मनी और इटली किसका पार्ट थे और उसके बाद क्या बने, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी का क्या हुआ, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? क्या आर्मी देश को बना सकती है? क्या आर्मी कभी भी देश को फॉर्म कर सकती है? जर्मनी के अंदर ये क्वेश्चन आया। Nationalism in Europe moved away after 1848 and Germany and Italy came to be unified as the nation states. जो ये प्रोटेस्ट हुए थे ना 1848 में, उसके अंदर यूनिफिकेशन हो गया और जर्मनी और इटली यूनिफाई हो गए एज नेशन स्टेट्स। मतलब जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट्स बन गए। कौन बन गए नेशन स्टेट्स? जर्मनी और इटली बिकेम द नेशन स्टेट्स। प्रशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्रशिया ने भैया इस मूवमेंट को टुक ओवर किया एंड इवेंचुअली जो है ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब ये जो यूनिफिकेशन है उसमें प्रशिया ने काफी मदद करी। आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाज इट्स चीफ मिनिस्टर। अब जो ये प्रोसेस है ना जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन का, इसको किसने लीड किया? प्रशिया ने, एंड प्रशिया के भी चीफ मिनिस्टर ने, जिसका क्या नाम था? ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, एंड कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अदर प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से यूनिफाई किया जर्मनी और इटली को और उनको नेशन स्टेट बनाया, ठीक है। इन जनवरी 1971 क्या होता है? जनवरी 1971 प्रशियन किंग जिनका नाम था विलियम I was proclaimed as the German emperor। इन्होंने खुद को जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। प्रशिया के लीडर विलियम I इन्होंने खुद को जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। एन असेंबली वाज हेल्ड टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, और एक नया जर्मन एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया। वो प्रशिया जिसने पहले जर्मनी को यूनिफाई करवाया, मदद करी यूनिफाई करवाने में जर्मनी की, उसी के किंग विलियम I ने क्या किया? वो एक जर्मन एम्परर बन गए और उन्होंने एक नया जर्मन एम्पायर स्टार्ट कर दिया। Okay, the process of the nation building demonstrated the dominance of the Prussian state power। अब यार जर्मनी तो नेशन बिल्डिंग कर रहा था, जर्मनी तो अपने हिसाब से चल रहा था, अब प्रशिया ने आके ओवरटेक कर दिया।
प्रशिया के लीडर ने आके ओवरटेक कर दिया, उन्होंने कहा हमने तुम्हें आजादी दिलाई है तो तुम तो हमारे हुए। सो इवेंचुअली जो प्रशियन किंग है विलियम वन, उन्होंने आके अपना ध्वज जमाना शुरू कर दिया वहां पे। तो जर्मनी के लोगों को दिक्कत आई क्योंकि जर्मनी जो है वो अपना इंडिपेंडेंस चाहता था। सो द प्रोसेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो अब जो ये नेशन बिल्डिंग हो रही थी ना जर्मनी में, उसमें कौन डोमिनेंस दिखा रहा था अपनी? प्रशियन स्टेट पावर दिख रही थी। जो करेंसी थी, बैंकिंग था, लीगल जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी का, उसको प्रशियन लीडर विलियम वन ने मॉडर्नाइज किया। ठीक है, सो जो करेंसी थी, बैंकिंग था, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी का, दैट वाज मॉडर्नाइज्ड बाय विलियम वन। आई होप दिस इज क्लियर विद यू पीपल। ये क्लियर होना चाहिए। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हम लोगों को। बेसिकली क्या होता है कि जर्मनी एंड इटली यूनिफाई हुए इनटू नेशन स्टेट्स, मतलब जर्मनी और इटली जो है वो फाइनली 1948 के बाद नेशन स्टेट्स बन गए। ठीक है, जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो जर्मनी और इटली फाइनली नेशन स्टेट्स बन गए। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है जब ये यूनिफिकेशन हो रहा था ना, तो प्रशिया ने जर्मनी और इटली को यूनिफाई करवाया था। प्रशियन लीडर्स ने जर्मनी और इटली को यूनिफाई करवाया था। ओटो वन बिस्मार्क जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मदद करी थी जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन में, और उनके साथ साथ प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने भी मदद करी थी जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन में। जर्मनी में जनवरी 19, अब देखो जर्मनी यूनिफाई हो गया इकट्ठा, मतलब अच्छा अपना इंडिपेंडेंट हो गया। सो अब जर्मनी अपने आप को रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, जर्मनी अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इसी के बीच में 1871 के अंदर क्या होता है कि प्रशियन किंग जिनका नाम था विलियम वन, उन्होंने कब्जा जमा लिया जर्मनी पे। ठीक है जी, उन्होंने अपने आप को जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया और एक न्यू जर्मन एम्पायर की घोषणा कर दी। ठीक है जी, ये जो प्रोसेस था इसके अंदर करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम प्रशियन लीडर के मुताबिक मॉडर्नाइज करवाया गया। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब चलते हैं और बात करते हैं अबाउट इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तो यहाँ पे जर्मनी को किसने यूनिफाई किया? जर्मनी को इकट्ठा किया, उसका करेंसी, उसका बैंकिंग, उसका लीगल जुडिशियल सिस्टम किसने यूनिफाई करवाया? प्रशिया के लीडर विलियम वन ने, जब उन्होंने टेक ओवर किया 1871 में। अब यहाँ पे इटली की अगर हम बात करें तो इटली कैसे यूनिफाई हुआ? सो इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ये इटली का मैप है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ, जैसे हमारी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, वैसे इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि 1850s के आसपास क्या होता है, in the middle of the 19th century and among all the 7 states, Sardinia Piedmont, who ruled an Italian princely house, all the regions were dominated by different kings। मतलब कि ये 7 states को अलग अलग kings जो हैं वो रूल कर रहे थे। ये जो 7 states है उसमें अलग अलग लीडर्स जो हैं वो रूल कर रहे थे। एंड इन 7 states में से, एक मिनट, and among all the 7 states, Sardinia Piedmont was ruled by, ये जो रीजन है सार्डिनिया, ये जो है एक प्रिंसली किंग के द्वारा रूल किया जा रहा था, और बाकी सारे 7 रीजन्स भी प्रिंसली किंग्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे। ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स। पूरे 7 के 7 रीजन्स अलग अलग किंग्स के द्वारा डोमिनेट किए जा रहे थे। 1830s में क्या होता है? 1830s में याद है ग्यूसेप्पे मसीनी के बारे में हमने बात किया था। सो 1830s में ग्यूसेप्पे मसीनी ने क्या फॉर्म किया? मैंने अभी बताया था आपको, यंग इटली उन्होंने फॉर्म किया था, जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, अंडरग्राउंड सोसाइटी थी। उन्होंने यंग इटली भी फॉर्म किया था, यंग यूरोप भी फॉर्म किया था। तो वो ग्यूसेप्पे मसीनी जो एक इटालियन थिंकर थे, इटालियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने यंग इटली जैसी एक सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली को फॉर्म किया, और इसने मदद करी। और इस यंग इटली में कौन लोग थे? यंग मिडिल मैन, जिनके पास अच्छी खासी डिग्रीज हो, वो लोग सारे यंग इटली के अंदर थे। ग्यूसेप्पे मसीनी वाज वन ऑफ देम, और इन्होंने ही फॉर्म किया यंग इटली को। द मूवमेंट वाज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर कैवियोर। ये जो मूवमेंट है यंग इटली की, ये लीड कर रहे थे, या ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जो मूवमेंट है वो कैवियोर लीड कर रहे थे। इन 1959 सार्डिनिया डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस। सार्डिनिया जो इटली का रीजन है, उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया।
ठीक है। एंड इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। साउथ इटली को किसने संभाला हुआ था? ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने संभाला हुआ था। सार्डिनिया जो इटली की ही स्टेट है, उसने क्या किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटाया और साउथ इटली पे अपना कैप्चर करना शुरू करा, क्योंकि एक्चुअल में तो सार्डिनिया या जो इटली है वो पहले ऑस्ट्रियन लीडर्स रूल कर रहे थे उस पर, बट वैसे तो वो रूल नहीं करने चाहिए ना। सो सार्डिनिया ने डिफीट किया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को एंड साउथ इटली पे अपना एक्सेशन करना शुरू करा और अपना किंगडम वहां पे फॉर्म किया। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलिसीज एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलिसीज and succeeded in winning the support of the local peasants। और वहां साउथ इटली के जो लोकल पीजेंट्स है ना, वो भी परेशान थे ऑस्ट्रियन रूलर्स से। तो जो है ये जो आपके सार्डिनिया के लोग हैं, उन लोगों ने they were successful in getting the support of the South Italy के local peasants। ठीक है। In 1861 क्या होता है? विक्टर इमैनुअल II proclaimed the king of unified Italy। तो बेटा 1861 में इटली यूनिफाई हो जाता है, ऑस्ट्रिया वहां से हट जाता है और इटली अब पूरा उनका हो जाता है। ठीक है जी। इटली मतलब एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम यूनिफाई हो जाता है और विक्टर इमैनुअल II जो है वो यूनिफाइड इटली के किंग बन जाते हैं। सो इटली यूनिफाई हुआ 1861 में। ओह गॉड। ठीक है। और तुम्हारा जर्मनी कब यूनिफाई हुआ? तो जर्मनी यूनिफाई हुआ जब एम्परर ये जो प्रशियन विलियम I है उन्होंने कंट्रोल किया 1871 में। सो 1871 में जर्मनी यूनिफाई हुआ और 1861 में इटली यूनिफाई हो गया था। ठीक है जी। क्लियर है सब लोगों को? एनीबडी हु इज हैविंग एनी डाउट इसके अंदर? किसी को भी अगर कोई भी डाउट होता है, आप लोग एनी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन शुड बी वेरी क्लियर विद यू पीपल। शॉर्ट नोट आ सकता है 3 नंबर का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे होता है? लेट्स डिस्कस। सो ग्रेट ब्रिटेन वाज मॉडल ऑफ द नेशन एंड द प्रायर टू 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। 18वीं सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है। 2 नेशन बिकेम पावरफुल एज इट स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। तो ना 2 नेशंस थे। द नेशन बिकेम, ये जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन जो है वो वेल्थ में, इंपॉर्टेंस में, पावर में बहुत ज्यादा पावरफुल होता चला गया। हम अभी फ्रांस का पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांस तो था ही पावरफुल, बट ब्रिटेन का नाम तुमने आसपास कहीं सुना? नहीं ना। ब्रिटेन जो है वो बहुत बाद में पावरफुल, इंपॉर्टेंट और स्टेडी बन गया। एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो 1707 में क्या होता है? 1707 के अंदर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक क्या बोलते हैं, एक पैक्ट साइन हुआ। ठीक है। एक यूनियन ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन signed between not Britain na, England and Scotland। और दिस, ये जो एक्ट ऑफ यूनियन है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। सो इससे फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी। याद रहेगा सब लोगों को, दिस एक्ट ऑफ यूनियन जो साइन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फॉर्म हुआ 1707 के अंदर। ठीक है जी। सो यूके कब फॉर्म हुआ? 1707 में, बाय साइनिंग ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन स्कॉटलैंड एंड England। All right, and meant in effect that the England was able to impose its influence। मतलब कि इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पे भी अपना एक अब अपना एक इन्फ्लुएंस इम्पोज कर सकता है। मतलब कि स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन का ही पार्ट है। 1801 में क्या होता है? 1801 में आयरलैंड was forcibly incorporated in यूनाइटेड किंगडम।
तो भैया ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ना, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड पे इन्होंने कब्जा जमा लिया अपना, किसने? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने, और आयरलैंड को भी अपना ही पार्ट बताया। आयरलैंड जो है, जो आज का आयरलैंड है, उसको भी अपने अंदर इनकोऑपरेट कर लिया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वॉज द ब्रिटिश फ्लैग। और ये जो नया ब्रिटेन था ना, इसका इन्होंने एक न्यू फ्लैग फॉर्म किया। दे फॉर्म्ड अ न्यू फ्लैग, ठीक है जी। एक नया फ्लैग इन्होंने फॉर्म किया, यूनियन जैक। अगर आपने अभी अब सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने एक अपना न्यू फ्लैग फॉर्म किया, एक नया एंथम भी फॉर्म किया, न्यू एंथम ये भी इन लोगों ने फॉर्म किया, ठीक है। गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये नेशनल एंथम था इनका, जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। एंड इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इम्पोज कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली ये प्रमोट करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट करते थे, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। एंड इसी दौरान ब्रिटिश का या ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है। आई होप, और ये जो ये मैंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड मतलब लिखा है, मतलब दे एक्चुअली गॉट इनकोऑपरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट एक्चुअली हैपेंड। नाउ अब बात करते हैं विजुअलाइजिंग अ नेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट विजुअलाइजिंग अ नेशन। सो 18th एंड 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट है ना, मतलब 1700 और 1800 सदी के जो आर्टिस्ट हैं, रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज अ पर्सन। ये फेडरिक सॉरियो की पेंटिंग के बारे में बात हो रही है कुछ कुछ। तो क्या हुआ कि एक कंट्री को एज अ पर्सन दिखाया गया, मतलब कि ये मान लो कि ये पर्सन है और इस पर्सन के हाथ में एक फ्लैग है और वो फ्लैग कोई कंट्री स्पेसिफाई करता है। तो ये पर्सन को एक कंट्री माना गया पेंटिंग्स के अंदर। समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ? जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने एक इंसान जिसके हाथ में फ्लैग था, उसको वो जो पर्टिकुलर कंट्री थी वो रिप्रेजेंट एक पर्सन के थ्रू हो रही थी, ठीक है जी। एक मिनट, कंट्री एज अ पर्सन एंड नेशंस एज फीमेल फिगर्स। और जो नेशन है उसको फीमेल फिगर्स माना गया। तो अगर मैं सिंपल भाषा में तुम लोगों को बोलूं तो कंट्री को पर्सन के रूप में दिखाया गया। कंट्री वाज रिप्रेजेंटेड एज पर्सन्स और जो नेशंस हैं उनको फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाया गया, ठीक है जी। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन फीमेल फिगर्स पोर्ट्रेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये जो फीमेल फिगर्स थी ना, ये कौन से आइडिया को प्रमोट करती थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये फीमेल फिगर्स जो हैं वो लिबर्टी, जस्टिस और तुम्हारे रिपब्लिक को प्रमोट करती, ठीक है जी। लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज रेड कैप। लिबर्टी को रेड कैप में रिप्रेजेंट किया जाता था, ओके। लिबर्टी को रेड कैप में रिप्रेजेंट किया जाता था और ब्रोकन चेन में रिप्रेजेंट किया जाता था। जस्टिस को ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, सुप्रीम कोर्ट के आगे आज भी आप देखोगे ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है, तो जस्टिस को ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन के आगे रिप्रेजेंट किया जाता था। कैरिंग द वेइंग स्केल, जो वेइंग स्केल कैरी करती है, तो ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। आपका जो कहाँ गया, लिबर्टी जो है दैट वाज रिप्रेजेंटेड एज रेड कैप एंड योर जस्टिस वाज रिप्रेजेंटेड एज ब्लाइंड फोल्डेड लेडी विद अ वेइंग स्केल, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स में दिखाया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, कंट्री को पर्सन्स के रूप में और नेशंस को फीमेल फिगर्स के रूप में, दैट वर पोर्ट्रेइंग लिबर्टी, जस्टिस एंड लिबर्टी एंड रिपब्लिक, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं और आ जाते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म पे। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड आफ्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब है कि नेशनलिज्म ना गुम सा हो गया 1875 के बाद। 1875 तक ही था नेशनलिज्म जितना था, उसके बाद नेशनलिज्म गुम सा हो गया।
ठीक है, एंड आफ्टर 1871 मोस्ट टेंशन्ड एरिया वर कॉल्ड द बाल्कन्स, अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। सो बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ क्या है इसके अंदर सीन। 1870s तक ना जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज यूनिफाई हो चुकी थी। फ्रांस यूनिफाई हो गई थी, ब्रिटेन यूनिफाई हो गई थी, इटली यूनिफाई हो गई थी, जर्मनी यूनिफाई हो गई थी। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स यूनिफाई हो चुकी थी 1870 तक, 1875 तक यूनिफाई हो चुकी थी। तो अब टेंशंस कहां पे थी? अब ये वाला रीजन साफ था, बिल्कुल क्लियर था, यूनिफिकेशन हो गई थी इनकी, बढ़िया चल रहे थे। अब जो यूनिफिकेशन या अब जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो बाल्कन रीजन के अंदर थी। बाल्कन रीजन मतलब वो रीजन जो बाल्कन सी, आप मैप देखो, मैप में आपको बाल्कन सी दिखेगा, बाल्कन सी के बगल में जो स्टेट्स हैं उनमें दिक्कतें आ रही थी। अब उनमें रेवोल्यूशन की बात हो रही थी। अब उनके अंदर लोग जो है वो झड़बड़ा रहे थे, उनको रेवोल्यूशन चाहिए था, उनको डेमोक्रेसी चाहिए था, वही सारी चीजें जो पहले यूरोप के लोग कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारी स्टेट्स कौन कौन सी हैं जिनको जहां पे अभी टेंशन चल रही थी? जर्मनी, इटली वगैरह सॉर्ट हो गए थे। कहां पे टेंशन चल रही थी? टेंशन जो है वो चल रही थी रोमानिया के अंदर। ये सारे बाल्कन रिपब्लिक्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये बाल्कन सी के इर्द गिर्द है। ठीक है, तो रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। सो ये सारे, इनमें टेंशन क्रिएट हो गई थी, इनमें आपस में टेंशन और खुद के देशों में टेंशन क्रिएट हो गई थी। ऑटोमन एम्पायर मेड द बाल्कन रीजन एक्सप्लोसिव। इस टाइम पे बाल्कन रीजन में ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था और उन्होंने इस रीजन को, बाल्कन रिपब्लिक को एक्सप्लोसिव बनाया हुआ था। मतलब वो लोगों की नहीं सोच रहे थे, वो अपनी चला रहे थे, अपनी सोच रहे थे, और लोगों के बहुत मास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सब बर्बादी की तरफ चल रहा था। ऑटोमन एम्पायर ने एक्सप्लोसिव बनाया हुआ था। एंड ऑल थ्रू द 19th century दे स्ट्रेंथेंड देमसेल्व्स थ्रू मॉडर्नाइजेशंस। 19th century में ये सारे रिपब्लिक्स ने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के थ्रू मजबूत बनाया, इंटरनल रिफॉर्म्स करे, लैंड रिफॉर्म्स करे, मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करी अपने आप को। एंड ड्यू टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स द बाल्कन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और आपस में भी इनके बड़े झगड़े होते थे, जिसकी वजह से ये एरिया एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया, एक एरिया जहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बन गया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड। उसके बाद क्या होता है? सो ये बाल्कन रिपब्लिक्स का सीन था। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ लिया, फ्रांस का यूनिफिकेशन पढ़ लिया, इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन भी पढ़ लिया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि कैसे बाल्कन रिपब्लिक सफर कर रहे थे और कैसे वो यूनाइट हुए। कैसे बाल्कन रिपब्लिक्स मतलब, दोबारा से बताओ, वो लोग जो बाल्कन सी के पास रहते हैं, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये लोग कैसे सफर कर रहे थे इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था बाल्कन रिपब्लिक्स में। कौन सा एम्पायर? ऑटोमन एम्पायर। और इन्होंने इन रिपब्लिक्स को नष्ट कर रखा था ऑलमोस्ट। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो पीरियड था ना 1875 के बाद का, 1875 के बाद, बिफोर 1875 ये सब यूनाइट हो गए थे सारे, ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये यूनाइट या यूनिफाई हो गई थी 1875 से पहले। फिर उसके बाद 1875 के बाद ये सारे रीजन्स में दिक्कतें आनी शुरू हुई, ये सारे रीजन्स बाल्कन रिपब्लिक्स में। ठीक है, सो क्या हुआ? दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस राइवलरी बिल्ड एन इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, व्हिच लीड टू सीरीज ऑफ वॉर्स इन रीजन्स एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या हुआ कि इन लोगों की आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हुई। बाल्कन रिपब्लिक्स की यूरोपियन से लड़ाई हो रही थी, यूरोपियंस की बाल्कन रिपब्लिक से लड़ाई हो रही थी, बाल्कन्स की आपस में लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से दैट रिजल्टेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड इज 1914 to 1918।
तो इन सारी चीजों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, उसके बाद क्या होता है कि 1914 यूरोप वाज डिजास्टर्ड बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म। यूरोप खत्म हो चुका था नेशनलिज्म की वजह से 1914 में। जब अब इमेजिन करो ना, जब वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी चीज हो रही है तो मतलब यूरोप खत्म हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। सो इवेंचुअली नेशनलिज्म की वजह से यूरोप जो है वो डिजास्टर्ड हो चुका था, अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, और उसमें इंपीरियलिज्म आ गया था। ठीक है, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स भी हो रही थी बट वो किसी काम की नहीं थी। ठीक है, एंड वर डेवलप्ड बट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। लेकिन फिर से वही खिचड़ी पकनी शुरू हो गई, फिर से वो इंडिपेंडेंस मांगने की कोशिश करी बट उनको मिली नहीं। एंड बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वाज एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल फैक्ट। लेकिन सब लोगों ने नेशन स्टेट को एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह अपना लिया। तो यहाँ पे हमारा जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है वो खत्म होता है। कैसा लगा चैप्टर? आई रियली होप कि आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा। मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मजा आया। आई रियली होप कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू वट एवर हैज बीन डन अंटिल नाउ, आप मुझे कमेंट कीजिए एनी टाइम एंड मुझे जरूर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी रिजॉल्विंग योर डाउट। कमेंट जरूर करना बच्चा बाड़ी, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर कमेंटिंग डाउन, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपको क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन सी चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, एंड इवेंचुअली उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दिया करो। इट गिव्स मी एन इनसाइट अबाउट व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग, and at the same moment please make sure that you're liking the video. Like is very important. It gives a lot of motivation to make new videos for you people. And सबसे important, अच्छा पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ाओ भी, शेयर कर दिया करो। ठीक है, सो शेयर भी कर दिया करो। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग द वीडियो एज लॉन्ग एज यू गाइस कैन। डू कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया क्लास 10th का, गाइज वी आर रनिंग अ वेरी ग्रेट ऑफर वेयर यू गाइज कैन गेट 25% ऑफ। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपकी पूरी 10th की प्रिपरेशन सॉर्टेड है, आप प्लस में आ जाते हैं ना, योर 10th का प्रिपरेशन इज सॉर्टेड। सो डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ऑलराइट। और डाउनलोड करने के बाद आप ना बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि और एजुकेटर्स आपको कैसा पढ़ाते हैं। सो यू कैन वॉच फ्यू स्पेशल क्लासेस। ठीक है जी, एंड साथ साथ आप प्लस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको एक टॉप एजुकेटर्स का जो दरवाजा है वो खुल जाता है आपका, एंड आप जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको खुशी 10 कोड यूज करना है, KHUSHI 110। ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए, और इसमें आपको अभी फिलहाल आई थिंक 25% ऑफ चल रहा है। तो आप जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन से आप अवेल कर सकते हैं। आई रियली होप दैट पीपल अंडरस्टूड दिस एंटायर चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको SST में इंटरेस्ट है, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो ऑलवेज कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो। सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू पीपल। एंड अब हम लोग मिलते हैं जी अगली क्लास में। अगली क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट यू वांट, विच चैप्टर यू वांट मी टू टीच। एंड इसके साथ साथ व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं पता है मैं क्या सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को एक MCQ सीरीज लेके आए, और उस MCQ सीरीज में मैं अभी जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने करे हैं, विच इज़ डेवलपमेंट, पावर शेयरिंग, एंड अब हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म, इन यूरोप भी खत्म कर लिया है। तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन करें, MCQs करें इस पे। अगर आपको कोई नया चैप्टर भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अपना रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल्स लेके बैठा करो, NCERT लेके बैठा करो, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाई होगी भैया। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज सो ग्रेट हैविंग ऑल ऑफ यू पीपल। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट सेशन डू यू वांट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।